आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये सारे प्लांट हार्मोन्स आप 10th में भी सुन चुके हैं तो आपको इनके नाम भी याद होंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। सारे ही प्लांट हार्मोन्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं तो कई बार बच्चे इनके फंक्शंस में इधर उधर गड़बड़ी कर देते हैं। ध्यान से सारे टॉपिक सुनेंगे ताकि जब भी सवाल कंपटीशन में अगर पूछा जाता है तो आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो हम बात कर रहे थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स की। एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को ऐसे स्टार्ट किया है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स विथ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कई तरह के केमिकल कंपाउंड से बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि डेरिवेटिव अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन या फिर इंडोल कंपाउंड, यानी वो अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन या इंडोल कंपाउंड से बने हुए हैं। कुछ ऐसे हैं दीज आर डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन, जो कि टर्पीन से बने हुए हैं। कुछ ऐसे प्लांट हार्मोन्स हैं विच आर डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। कुछ ऐसे भी हैं जो कि बने हुए हैं अमाइनो एसिड मिथ्योनिन से और कुछ कैरोटेनॉइड से। तो फिर सवाल कॉम्पिटिशन सीधे पूछा जाता है, 4 हार्मोन के नाम दे रखे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन। तो एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको सारी बात बताता हूँ। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को शॉर्ट में पीजीआरसी बोला जाता है और इनका दूसरा नाम है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स या फिर इन्हें नाम दिया गया है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई, एक सवाल बन के आ सकता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स विद डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, यानी ये बहुत तरीके केमिकल नेचर के पाए जाते हैं। डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से एक सवाल बनकर आ सकता है। फिर आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दे कुड बी, ये हो सकते हैं, दे कुड बी डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन या फिर इंडोल कंपाउंड्स। आगे इसकी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और इसको शॉर्ट में IAA भी कहा जाता है, यानी यहां बात हो रही है ऑक्सीजन से रिलेटेड। हो सकता है दे आर डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिब्रेलिक एसिड ऑब्लिक GA3, यहां बात हो रही है जिब्रेलिक से। दे कुड बी डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। इसके एग्जाम्पल वहाँ नाम लिखा हुआ है, इसका केमिकल नेम काइनेटीन का, काइनेटीन मतलब साइटोकाइनिन। इसका केमिकल नेम भी दे रखा है एनसीईआरटी में N6 फॉर्फ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। कॉम्पिटिशन में ये सवाल भी पूछा गया। इसके अलावा दे कुड बी डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड मिथ्योनिन, अमाइनो एसिड मिथ्योनिन, जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन। इथाइलिन से रिलेटेड एक लाइन आपने ये भी याद की होगी 9th 10th में कि इट इज़ अ गैसियस प्लांट हार्मोन।
है ना। और इसके अलावा ये हो सकते हैं, दे कुड बी डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल एब्सिसिक एसिड, इसे शॉर्ट में ABAB बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कॉम्पिटिशन में सवाल आते हैं कि जैसे कि सवाल कॉम्पिटिशन सीधा पूछा जाता है, ऑक्सीजन या इंडोल 3 एसिडिक एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ, एनसीईआरटी में तो इंडोल कंपाउंड लिखा हुआ है, कॉम्पिटिशन में अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन से ही बहुत बार सवाल आया है कि इंडोल 3 एसिडिक एसिड या ऑक्सीजन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, ऑप्शन में ट्रिप्टोफन दे रखा होता है। सवाल जिब्रेलिन से जिब्रेलिक एसिड पर आया कि इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ, तो आप कौन सा लगाना है, टर्पीन। सवाल ये भी पूछा गया है काइनेटीन का साइंटिफिक केमिकल नेम क्या है, तो काइनेटीन का केमिकल नेम है N6-फीनिल अमाइनोप्यूरिन एंड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। सवाल ये भी कॉम्पिटिशन पूछा जा चुका है, इथाइलिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड मिथियोनिन और ये गैसेस प्लांट हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड। ये तमाम सवाल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब ये जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। वो प्लांट हार्मोन्स जो कि ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं वो कहलाते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, और जो ग्रोथ रोकने में मदद करते हैं, प्लांट्स के अंदर डोरमेंसी एब्सिशन कराते हैं, तो कहलाते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। एनसीईआरटी ने इस बात को इस तरीके से कहा है कि इन प्लांट हार्मोन्स में से ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड में से कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉफिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन मदद करते हैं, यानी ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो कहलाते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। उसमें उन्होंने 3 नाम दिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो एक सवाल आपके लिए तैयार हो गया कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। वैसे तो एनसीईआरटी में इन तमाम हार्मोन्स के फंक्शन अलग अलग भी दे रखे हैं जिनसे और भी सवाल कॉम्पिटिशन बन जाते हैं, लेकिन जनरल फंक्शन आप तीनों के एक साथ याद कर सकते हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब के सब कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में, सेल एनलार्जमेंट में, पैटर्न फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब शक्ल सूरत का तैयार होना प्लांट का, सेल से टिश्यू ऑर्गन जब बनेगा। इसके अलावा ट्रॉफिक ग्रोथ यानी किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में जो ग्रोथ होती है। इसके अलावा फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड जर्मिनेशन में इन्वॉल्व है। दूसरे ने बताया है कि कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पॉन्स टू वोंड। जब प्लांट को कोई इंजरी होती है, कोई वोंड होता है, कोई स्ट्रेस है, जैसे प्लांट पानी की कमी हो जाए, ऐसे में जो प्लांट रेस्पॉन्ड करता है वो इन खास प्लांट हार्मोन की वजह से करता है। इसके अलावा जो एब्सिशन, डोरमेंसी वाली एक्टिविटीज़ है वो प्लांट इन हार्मोन की वजह से दिखाता है। वहाँ पर वो बात कर रहे थे एब्सिसिक एसिड की। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में आपको नाम याद करना है एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन में आपको नाम याद करना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन। इथाइलिन जो गैसेस प्लांट हार्मोन है, इसके बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि इट इज बोथ अ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इथाइलिन ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन भी है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी है, लेकिन आगे भी एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है बट लार्जली इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी वैसे तो अगर जनरल सवाल पूछा जाए इथाइलिन क्या है तो आप आंसर लगाएंगे इट इज बोथ ग्रोथ प्रोमोटिंग एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। लेकिन दोनों में से अगर एक आंसर आपको लगाना हो तो आप ये कहेंगे कि इथाइलिन एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, लार्जली इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। मैंने जो बात कही मैं लिख के दिखाता हूँ कि जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, हम उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से कुछ कहलाएंगे प्लांट या ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, और दूसरी कैटेगरी है इनकी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स में आपको 3 नाम याद करने हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन में आपको नाम याद करना है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। आगे एनसीईआरटी ये भी दे रखा है कि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। फिर उन्होंने इसको वाजे किया है कि ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज से मतलब क्या है। तो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज से उन्होंने मतलब बताया, जैसे फॉर एग्जांपल वो सेल डिवीजन में,
सेल एनलार्जमेंट में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा पैटर्न फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस, पैटर्न फॉर्मेशन होता है नए प्लांट का। इसके अलावा ट्रॉफिक ग्रोथ यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ट्रॉपिक ग्रोथ। इसके अलावा फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन। अब क्योंकि तमाम बातें एनसीईआरटी में दे रखी हैं तो आपको ये इसी तरीके से याद भी होनी चाहिए। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये हार्मोन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में तो सवाल पूछ लिया ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज से मतलब क्या है, तो फिर आगे इसको क्लियर किया। ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज मतलब जैसे कि एब्सिशन, डोरमेंसी। और इसके अलावा एनसीईआरटी ने यह भी लिखा कि ये जो हार्मोन्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट पार्ट्स को रेस्पॉन्स देने में। रेस्पॉन्स इन दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस एंड वुंड। प्लांट को किसी तरीके वुंड होता है, ये स्ट्रेस होता है, इसमें जो प्लांट रेस्पॉन्स करता है वो इन्हीं हार्मोन की वजह से करता है यानी कि एब्सिसिक एसिड। आगे एनसीईआरटी ने अलग से लिखा इथाइलिन के बारे में कि इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटिंग ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों ही। इथाइलिन इज बोथ ग्रोथ प्रमोटिंग as well as growth inhibiting hormone, as well as growth inhibiting hormone। लेकिन फिर आगे एनसीईआरटी ने ये भी लिखा है लेकिन बट लार्जली इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, बट लार्जली इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। लार्जली हम इसे ग्रोथ इनहिबिटर ही मान के चलते हैं। याद रहे कितनी बात। अच्छा, अब हर एक हार्मोन के हमें फंक्शन याद करने हैं। इन फंक्शन में बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। जो एनसीईआरटी में लिखा है प्रीवियस ईयर में उसमें किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया है उसी तरीके से आपको समझना हो ताकि कन्फ्यूजन का कोई मतलब ही ना रहे। हर हार्मोन से रिलेट थोड़ी सी हिस्ट्री है तो हम पहले सारी हार्मोन की हिस्ट्री एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हिस्ट्री वाला पार्ट हम एक साथ तैयार कर लें, फिर उनके फंक्शन हम अलग से याद कर लें। अब हम थोड़ा सा इन प्लांट हार्मोन्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला प्लांट हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। एनसीईआरटी में शुरुआत में एक बात ये भी दे रखी है कि द डिस्कवरी ऑफ ऑल दीज 5 प्लांट हार्मोन्स हैव बीन एक्सीडेंटल, यानी कि अचानक एक्सीडेंटल तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई है। ऐसा नहीं था कि आदमी किसी पर्टिकुलर हार्मोन पर लंबे टाइम से रिसर्च कर रहा था। एक्सीडेंटल डिस्कवरी इन सब की, ये एक सवाल एनसीईआरटी बेस बन सकता है। तो पहला प्लांट हार्मोन है हमारे लिए ऑक्सिन। ऑक्सिन में आपको बात याद ये करनी है कि सबसे पहले रिसर्च जो हुई है प्लांट हार्मोन तो की थी चार्ल्स डार्विन ने और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों ने ये बताया कि जब इन्होंने यूनिलेटरल लाइट का एक्सपोजर किया ऑन कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास तो उसने बैंडिंग शो की। यानी वही कहानी जो आपने 9-10 में फोटोट्रॉपिज्म टॉपिक में सुना था कि यूनिलेटरल लाइट का एक्सपोजर होता है प्लांट पर। अगर एक साइड से प्लांट के ऊपर लाइट का एक्सपोजर होता है धीरे धीरे प्लांट उधर झुक जाता है ना, ये वाली कहानी जो थी। तो ये बात सबसे पहले किसने रिपोर्ट की थी? चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने, कि जब इन्होंने यूनिलेटरल लाइट का इल्यूमिनेशन किया, यूनिलेटरल लाइट का इल्यूमिनेशन किया ऑन कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास तो उन्होंने बैंडिंग शो की। कोलियोप्टाइल कैनरी ग्रास में बैंडिंग शो यानी फोटोट्रॉपिज्म के बारे में उन्होंने बताया था। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि कुछ प्लांट हार्मोन से रिलेटेड बात हो रही है। जो प्लांट हार्मोन आइसोलेट किया सबसे पहले दुनिया में वो थे एफडब्ल्यू वेंट, और इन्होंने स्टडी किया था कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। ओट को एवेना भी बोला जाता है।
इन्होंने क्या किया, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने, इन्होंने कॉलिप्टाइल ओट सीडलिंग की ली और उसकी टिप को कट कर दिया। कट करके उसकी टिप को एक अगर ब्लॉक के ऊपर रख दिया। अगर तो नाम आपने सुना ही होगा। अगर ब्लॉक के ऊपर कुछ घंटों के लिए रख दिया। फिर क्या किया इन्होंने कि वो जो डिकैपिटेटेड ओट सीडलिंग थी उसके ऊपर इन्होंने इस अगर ब्लॉक को रखा एक साइड में। तो जाहिर सी बात है ये सारा का सारा जो अगर ओट की सीडलिंग का टिप था उसके अंदर जो केमिकल था वो अगर ब्लॉक के अंदर आ गया होगा। तो फिर इन्होंने यहाँ पर इस अगर ब्लॉक को रख दिया। तो अगर ब्लॉक को इसके ऊपर रखा तो एक ही साइड में जिधर इसका टच था वहाँ पर ये केमिकल कंपाउंड जो इस अगर ब्लॉक के अंदर गया होगा वो इस ओट सीडलिंग में आया होगा। तो इधर की तरफ इसकी ग्रोथ बढ़ी तो फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से बेंड हो गए। तो यहाँ से फिर एक बात ये क्लियर हुई कि वो जो भी केमिकल सब्सटेंस ओट सीडलिंग की टिप में था वो सेल डिवीज़न बढ़ाता है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर साइड में ग्रोथ होने लगती है और फिर एक बेंडिंग प्लांट के अंदर नज़र आती है। तो एक सवाल कंपटीशन में ये बनेगा कि सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन को किसने आइसोलेट किया। तो सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन को आइसोलेट किया एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। किससे? फ्रॉम द कॉलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग या फिर एवेना। और इसी को ही एवेना कर्वेचर टेस्ट भी बोला जाता है, एवेना कर्वेचर टेस्ट। और सवाल ऐसे ही पूछा जाता है बायो एसे फॉर ऑक्सिन इज। बायो एसे मतलब वो टेस्ट जिससे कि आप उस पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन की एक्टिविटी को समझ सको। तो बायो एसे ऑफ ऑक्सिन क्या है? एवेना कर्वेचर टेस्ट। एवेना कर्वेचर टेस्ट किसने किया था? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ऑक्सिन हार्मोन को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। कैसे? इन्होंने कॉलियोप्टाइल लिया ओट सीडलिंग का, उसके टिप को कट किया, फिर उसको अगर ब्लॉक में रख दिया। वहाँ पर जो भी केमिकल सब्सटेंस टिप में होगा वो उस अगर ब्लॉक में आ गया हो। फिर अगर ब्लॉक को इन्होंने रखा एक कटे हुए ओट सीडलिंग के ऊपर। उसके बाद इन्होंने देखा कि एक साइड में रखने के बाद जिधर की तरफ ये केमिकल कंपाउंड इसमें रहा होगा उधर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हुई, दूसरी तरफ ग्रोथ कम हुई, तो इसमें बेंडिंग नजर आई। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको ऑक्सिन पे याद रखनी है। पहली रिसर्च किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। किस पर किया था? कॉलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास। और इन्होंने बेंडिंग वाली बात, फोटोट्रॉपिंग वाली बात बताई। लेकिन जो केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व है बेंडिंग में यानी कि हार्मोन, ऑक्सिन या इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसके बारे में किसने बताया? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। किस पर स्टडी किया था ना? कॉलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग या फिर एवेना। ऑक्सिन की बात समझ में आ गई। दूसरा प्लांट हार्मोन है जिब्रेलिक। इसे जिब्रेलिक एसिड भी कहा जाता है, जिब्रेलिक एसिड, GA3। क्यूरोसावा ने बताया सबसे पहले। दरअसल जिब्रेलिन के बारे में आपको याद होगा कि चावलों के पौधे में राइस सीडलिंग में बीमारी हुई थी, बहुत लंबे लंबे हो गए थे चावल के पौधे, है ना। 10th में आपने सुना होगा ये राइस सीडलिंग में बीमारी हुई थी, चावल के पौधे बहुत लंबे लंबे हो गए थे। फिर उस बीमारी को बोला गया था फुलिश सीडलिंग डिजीज़, है ना, फुलिश सीडलिंग डिजीज़। इसको एक नाम और दिया गया था बेकेन डिजीज़, बेकेन डिजीज़, है ना। कौन से फंगस से होती है फुलिश सीडलिंग डिजीज़ या बेकेन डिजीज़? जिब्रेला फिजिकोराई, है ना, जिब्रेला फिजिकोराई। और इस फंगस की एसेक्सुअल स्टेज का नाम क्या है? फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। ये सब सवाल आते हैं कॉम्पिटिशन। फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म, मोनिलिफॉर्म। इन्होंने क्या किया कुरोसावा ने कि एक अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग लिया, अनइन्फेक्टेड यानी जिसमें कोई बीमारी नहीं थी, अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग लिया और इस फंगस जिब्रेला फिजिकोराई फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म, इस फंगस का एक्सट्रैक्ट लिया। एनसीईआरटी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ स्टेराइल फिल्ट्रेट। स्टेराइल फिल्ट्रेट मतलब इन्फेक्शन फ्री। स्टेराइल फिल्ट्रेट या एक्सट्रैक्ट लिया फंगस का, उसको अनइन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर लगाया, तो फिर इस अनइन्फेक्टेड प्लांट में वही सिम्टम नजर आए जो कि फुलिश सीडलिंग डिजीज में चावल का पौधा शो करता है। तो फिर इससे ये बात क्लियर हुई कि जो फुलिश सीडलिंग डिजीज या बेकेन डिजीज के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा था वो इस जिब्रेला फिजिकोराई फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म फंगस से हुआ। बाद में इस केमिकल सब्सटेंस को इस फंगस से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और फिर उसे नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। आसान से लफ्ज़ में एक बार बताऊँ, आपको ये बात पता है जिब्रेलिन के बारे में कि चावलों के पौधे में बीमारी हुई थी जिब्रेला फिजिकोराई फ्यूजिफॉर्म मोनिलिफॉर्म फंगस के जरिए, जिसमें वो है था चावल का पौधा बहुत लंबा हो गया, जो कि नॉर्मली 100 फुट का होता है 5-7 फीट का हो गया था। अब ऐसा नहीं चावल का पौधा लंबा हो, चावल भी इतना बड़ा बड़ा 250-250 ग्राम का हो गया, वो नहीं, चावल को बेकार हो गया था। तो जापान में उस साल चावलों की फसल बहुत बर्बादी हुई थी।
इन्होंने स्टडी किया, पता लगाया कि ये जो बर्बादी हुई, जिसमें एक आश्चर्यजनक बात देखने को मिली कि जो पौधा कभी ज़िंदगी में बड़ा नहीं हुआ वो इतना लंबा प्लांट हो गया, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट इतना लंबा हो गया 5-7 फीट का, तो वो एक फंगस की वजह से हो रहा है। उसका नाम है जिब्रेल्ला फिजिकोरा। क्यूरोसावा ने इस चीज़ को कन्फर्म किया। उसने एक अनइन्फेक्टेड पौधा लिया चावल का और जिब्रेल्ला फिजिकोरा एक एक्सट्रैक्ट लिया, स्टेराइल फिल्ट्रेट, और उसको इन्फेक्ट कराया। तो उस पौधे के अंदर वही सिम्टम नजर आया जो कि बेकेंट डिजीज है, फुल सील्डिंग डिजीज की वजह से चावल के पौधे में नजर आया। तो इससे बात क्लियर हुई, किसी फंगस से दिक्कत हुई होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद फंगस से वो केमिकल सब्सटेंस निकाला गया जिसकी वजह से ये हो रहा था, इंटरनोड एलोंगेशन, और उस केमिकल सब्सटेंस को नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्लांट हार्मोन है हमारा साइटोकिन। अच्छा, इन सब पर हम एक सवाल डेरिवेटिव वाला याद कर चुके हैं, वो हम पहले याद कर चुके हैं ना। तो जैसे कि ऑक्सीजन में याद किया था डेरिवेटिव हमारे से ट्रिप्टोफन या फिर इंडोल कंपाउंड, जिब्रेलिन में हमने याद किया था डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स, साइटोकाइनिन में याद किया था डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, और उसमें फिर ब्रैकेट में हमने N6-फॉस्फोरामाइनोप्यूरिन काइनेटिन में लिखा था। साइटोकाइनिन में आपको 2 नाम याद रखने, एक तो याद करना है स्कूक के बारे में, एक सवाल याद करना है आपको मिलर के बारे में, और एक सवाल आपको याद करना लिथम के बारे में। इन 3 साइंटिस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री आपको साइटोकाइनिन पे याद करनी। सबसे पहले हुआ ये कि स्कूक ने अपने कोवर्कर्स के साथ काम कर रहा था लैब में, और उसने ये बताया कि अगर हमें कैलस मालूम है आपको, है ना, लैब के अंदर कांच की प्याली में थोड़े से प्लांट सेल्स रख के आप ऑक्सीजन जिब्रेलिन हार्मोन रख दो, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन, तो फिर उनका एक अनडिफरेंट मास ऑफ सेल्स एक गुच्छा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कैलस, है ना। खैर, उसी के बारे में बात चल रही है। तो स्कूक ने बताया कि अगर हम कैलस बना रहे हो फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, अगर हम इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम का कैलस बना रहे हैं तो ये जो कैलस है प्रोलिफरेट कर जाएगा, यानी बहुत बढ़िया करके ग्रो करेगा, प्रोलिफरेट कर जाएगा अगर हम उस कैलस को बनाने के दौरान ऑक्सीजन के साथ हम मिला दें वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट या फिर डीएनए। तो यहां से थोड़ी सी चीज क्लियर हुई। इसका मतलब वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट या डीएनए, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो फिर कैलस फॉर्मेशन और ज़बरदस्त तरीके से होता है ना। आप खैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट टिश्यू कल्चर टॉपिक सुन चुके हो, माइक्रो प्रोपगेशन विट्रो, आपको ये बात मालूम है कि कैलस बनाने के लिए, प्लांटलेट बनाने के लिए ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन लिया जाता है। और उसमें ये बात भी आपको मालूम है कि रूट की ग्रोथ ज़्यादा करानी तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा लिया जाता है, साइटोकाइनिन कम, है ना, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन। और अगर हमें स्टेम की ग्रोथ ज़्यादा करानी होती है तो हाई कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन, लो कंसंट्रेशन, वो भी सवाल है जो हम माइक्रो प्रोपगेशन विट्रो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्कूक ने ये बताया उसके कोवर्कर के साथ स्टडी करने के बाद कि अगर हमें कैलस फॉर्मेशन कराना होता है फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, तो ये कैलस फॉर्मेशन प्रोलिफरेट कर जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है अगर हम ऑक्सीजन के अलावा वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट या फिर डीएनए उसके अंदर हम मिला दें। इतनी कहानी तो आपको स्कूक पे याद करनी। मिलर पर आपको याद करनी है कि ये स्टडी कर रहा था इन द लैब ऑफ स्कूक, प्रोफेसर स्कूक की लैब में मिलर स्टडी कर रहा था, यानी इनका स्टूडेंट था, और इसने ये किया कि ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए में से एक केमिकल सब्सटेंस निकाला जो कि ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है। ऑटोक्लेव मतलब कि ऑटोक्लेव कहने का मतलब मशीन है ना, ऑटोक्लेव आपने सुना होगा जो कि स्टेरलाइज मीडियम क्रिएट करती है। तो ऑटोक्लेव मतलब इन्फेक्शन फ्री। हैरिंग मछली का नाम है, उसके हैरिंग मछली के स्पर्म में से डीएनए निकाला, उस डीएनए हैरिंग मछली के स्पर्म का डीएनए लिया, उस डीएनए में से ऐसा केमिकल सब्सटेंस निकाला जो कि ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। किसने? मिलर ने। और उस केमिकल सब्सटेंस का उसने नाम दिया काइनेटीन। काइनेटीन उसका केमिकल नेम था N6-फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन। N6-फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन। तो काइनेटीन या N6-फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन किसने हासिल किया था? मिलर ने। किससे? फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए से। याद रहे कितनी बात? अच्छा, तो ये जो काइनेटीन है, साइटोकाइनिन, बाद में काइनेटीन को नाम दिया था साइटोकाइनिन, इसने लिथम ने। तो नाम साइटोकाइनिन जो दिया था, साइटोकाइनिन नाम किसने दिया था? लिथम ने।
तो इसका मतलब जो आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन पहले डिस्कवर हुआ है, मतलब प्लांट ओरिजिन वाला नहीं है, वो कौन सा, काइनेटिन। तो साइटोकाइनिन में पहले डिस्कवर हुआ था काइनेटिन, ठीक है ना। काइनेटिन को बाद में नाम दिया गया साइटोकाइनिन, किसने, लिथम ने। और जो नेचुरल साइटोकाइनिन सबसे पहले डिस्कवर हुआ, यानी जो प्लांट्स ओरिजिन वाला है, नेचुरल साइटोकाइनिन जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम दिया गया जिएटिन। जिएटिन नाम दिया इसने लिथम ने। जिएटिन नाम क्यों दिया, क्योंकि इसने इसको हासिल किया था मेज से, है ना, जी मेज। क्योंकि इन्होंने इसको मेज से हासिल किया था लिथम ने, इसलिए इसको नाम दिया जिएटिन। एनसीईआरटी में एक जगह पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि जिएटिन को हासिल किया जाता है फ्रॉम कॉर्न कर्नल, भुट्टो के दाने से, कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, कॉर्न कर्नल कोकोनट मिल्क से कौन सा प्लांट हार्मोन हासिल किया जाता है, तो आप बोलेंगे जिएटिन यानी साइटोकाइनिन। और ये जो इसकी आर्टिफिशियल फॉर्म है, यानी जो नॉन प्लांट ओरिजिन की है साइटोकाइनिन, क्या नाम है उसका, काइनेटिन। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन का नाम क्या है, जिएटिन। पहले जिएटिन डिस्कवर है काइनेटिन, पहले काइनेटिन डिस्कवर और बाद में जिएटिन। जिएटिन किसने डिस्कवर किया, लिथम ने। किससे, मेज या जी मेज से। जिएटिन किससे हासिल किया जाता है, कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से। मिलर ने ऑटोक्लेव हेरिंगस्पर्म डीएनए से केमिकल सब्सटेंस निकाला जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। मिलर ने क्या नाम दिया था, काइनेटिन। काइनेटिन का केमिकल नाम क्या है, N6 फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन। जिएटिन नाम किसने दिया है, लिथम ने। काइनेटिन का नाम बाद में साइटोकाइनिन किसने चेंज किया, या फिर आप ऐसे ही याद करते हैं, साइटोकाइनिन नाम किसने दिया, लिथम ने। और जिएटिन नाम भी किसने दिया, लिथम ने। काइनेटिन नाम किसने दिया, मिलर ने। याद रहे कितनी बार इस तरह के सवाल पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि डिस्कवर किया गया टिश्यू कल्चर टेक्निक से। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए कौन सा प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया गया, या सिंपल सा सवाल पूछा टिश्यू कल्चर टेक्निक से कौन सा प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया गया, अब आंसर लगाएं साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है इथाइलिन। एनसीईआरटी में दिया हुआ कि एच कजिन्स ने यह बताया कि राइपेंड ऑरेंजेस, पके हुए संतरों से, राइपेंड ऑरेंजेस से एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकलता है, यानी कि गैसेस फॉर्म में एक सब्सटेंस निकलता है। एनसीईआरटी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वोलेटाइल सब्सटेंस, और आपको ये खैर पता है कि थायरीन एक गैसेस प्लांट हार्मोन है। गैसेस सब्सटेंस निकलता है जो कि अनराइप्ड बनाना को राइप्ड कर देता है, अनराइप्ड बनाना को राइप्ड कर देता है, यानी कि पका देता है। तो एच कजिन्स ने पहली बार ये बताया कि राइपेंड ऑरेंजेस से कुछ एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है, वोलेटाइल सब्सटेंस, जो कि कच्चे केलों को पका देता है। वो कौन सा हार्मोन था, वो था इथाइलिन। इसका मतलब इथाइलिन गैसेस प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है कि मिड 1960s में अलग अलग जगह रिसर्च चल रही थी और इन्होंने एक ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। उस ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंस को नाम दिया गया एब्सिशन सेकंड। एब्सिशन सेकंड। दूसरी जगह से नाम दिया गया इनहिबिटर बी, इनहिबिटर बी, और तीसरी जगह से नाम दिया गया डॉर्मी। मिड 1960s में अलग अलग जगह रिसर्च चल रही थी और इनहिबिटर डिस्कवर हुए। जो इनहिबिटर डिस्कवर उनको नाम दिया गया एब्सिशन सेकंड, इनहिबिटर बी, डॉर्मिन। बाद में रिसर्च करके पता चला कि दरअसल ये एक ही केमिकल सब्सटेंस को 3 अलग अलग नाम दे दिए गए हैं और उस केमिकल सब्सटेंस का नाम था एब्सिसिक एसिड, जिस शॉर्ट में बोला गया ABA। ठीक, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। थोड़ी सी हमने हिस्ट्री एक साथ कवर कर ली, जिससे कि जब हम सवाल पढ़ें तो हम सिर्फ प्लांट हार्मोन से फंक्शंस पर फोकस करें, वहाँ हिस्ट्री पर इधर उधर डेविएट हम ना करें। सबसे पहले हमने याद किया कि कौन सा हार्मोन किसका डेरिवेटिव है। जैसे हमने याद किया ऑक्सिन डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन का या फिर इंडोल कंपाउंड। उसके अलावा हमने याद किया ऑक्सिन से रिलेटेड जो रिसर्च हुई सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने रिसर्च की थी कॉलिप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। वो यूनिलेटरल लाइट का एक्सपोजर कर रहे थे इन प्लांट के ऊपर, तो इन्होंने देख रहे थे कि ये एक डायरेक्शन में बेंडिंग शो करता है कैनरी ग्रास के कॉलिप्टाइल। उस वक्त ये नहीं पता चला था कि कोई हार्मोन्स वाला मामला है, इसमें कोई प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व है इस बेंडिंग के अंदर, ये बात बताई FW वेंड ने। और ये स्टडी कर रहे थे कॉलिप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग या फिर अवेना पर, और इसको अवेना कर्वेचर टेस्ट भी कहते हैं। इन्होंने अवेना की ओट सीडलिंग लिया, उसके बाद उसको टिप को कट किया उसके कॉलिप्टाइल को, और फिर ये उसका जो टिप था उसको अगर ब्लॉक के ऊपर रखा, तो जो केमिकल जिसके अंदर इसके टिप में मौजूद होगा कॉलिप्टाइल में वो अगर ब्लॉक में आ गया हो, फिर अगर ब्लॉक को उठाकर इस
कॉलिप्टाइल जो था इसका ओट सीडलिंग, उसमें एक साइड में रखा तो केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर आ गया, जिधर की तरफ आया उधर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हुई। तो जो बेंडिंग नज़र आई एक साइड में अगर ब्लॉक रखने पर, इसे बोला गया वेनेचर टेस्ट। इससे ये चीज़ भी क्लियर हुई कि इसका मतलब जो भी केमिकल सब्सटेंस था वो इस तरीके से सेल डिवीज़न करा देता है, ठीक है ना, सेल इलोंगेशन करा देता है। तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन का फंक्शन पता चला और फिर इसे अवेना कर्वेचर टेस्ट नाम दिया गया। जिब्रेलिन के बारे में जैसे कि आपको पता है कि चावलों के पौधे में बीमारी हुई थी, उसका नाम था फुलिस सीडलिंग डिजीज या फिर बेकेन डिजीज, जिसमें कि चावल का पौधे की हाइट बहुत बढ़ गई थी। क्यूरोसावा ने क्या किया कि जिब्रेला फिजिकोरी फंगस का एक्सट्रैक्ट लिया, स्टाइल फिल्ट्रेट, और उससे अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग को इन्फेक्ट कराया। देखा कि उनके अंदर वही सिम्टम डेवलप हुए जो कि फुलिस सीडलिंग डिजीज या बेकेन डिजीज के बाद प्लांट शो करता है। तो यहाँ से बात क्लियर हुई कि जो इन्फेक्शन हुआ था वो इसी फंगस से हुआ था, बाद में इससे वो सबसे निकाल लिया गया जिसके से इंटरनोड इलोंगेशन होता है और उसे नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि जो ऑक्सीजन है इसका मेन फंक्शन है सेल इलोंगेशन करना, जिसकी वजह से बैंडिंग हुई एक तरफ, और ये जो जिब्रेलिन है इसका मेन फंक्शन इंटरनोड इलोंगेशन। साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर टेक्निक में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है। वैसे सेल डिवीजन में ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्कूग ने बताया कि जब वो कैलस फॉर्मेशन करा रहा था फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट टोबैको स्टेम, तो ये बताया कि कैलस फॉर्मेशन प्रोलिफरेट कर जाता है अगर हम ऑक्सीजन के साथ इस्तेमाल करें वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट को या यीस्ट एक्सट्रैक्ट को या कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट को या फिर डीएनए को। बाद में इनकी लैब के अंदर मिलर ने रिसर्च की और उन्होंने ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए से केमिकल सब्सटेंस को आइसोलेट किया जो ग्रोथ में मदद करता है, और उन्होंने उसको नाम दिया काइनेटीन या फिर N6 फर्फ्यूरल अमाइनोप्यूरिन। दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है ये नाम किसने दिया था, मिलर ने दिया था। लिथम ने बाद में नाम दिया साइटोकाइनिन, और इन्होंने पहला नेचुरल साइटोकाइन डिस्कवर किया ज़िएटिन। इन्होंने इसको हासिल किया था जी मेज से। ज़िएटिन हासिल किया था कॉर्न कर्नल कोकोनट मिल्क से। सवाल कॉम्पिटिशन यही पूछा गया है कौन सा प्लांट हार्मोन जो टिश्यू कल्चर टेक्निक से हासिल किया गया है, साइटोकाइनिन। इथाइलिन की हिस्ट्री में आपको याद करना है कि एच कजिन ने बताया कि राइपेंड ऑरेंजेस से एक वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है, गैसेस फॉर्म में केमिकल सब्सटेंस निकलता है जो कि कच्चे अनराइप बनाना को पका देता है। जाहिर सी बात है कौन से प्लांट हार्मोन की बात हो रही है, इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड याद करना है कि मिड 1960s में अलग अलग जगह रिसर्च चल रही थी और एक केमिकल ग्रोथ इनहिबिटर केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया साइंटिस्ट ने, उसको नाम दिया, कुछ ने उसका नाम दिया इनहिबिटर बी, कुछ ने नाम दिया उसको एब्सिजन सेकंड, कुछ ने नाम दिया उसको डॉर्बिन। जब बाद में स्टडी हुई तो पता चला कि ये तीनों केमिकल, एक ही केमिकल को 3 नाम दिए गए हैं और उसका नाम फिर रखा गया एब्सिसिक एसिड या फिर AB। अब हम इन प्लांट हार्मोन्स को 1 by 1 इनके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। कॉम्पिटिशन में क्या पूछा जाता है और NCERT में क्या दे रखा है।